बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ हैदर हयात खान। व्यूअर्स, जब हम छोटे हुआ करते थे तो ये सुनते थे कि फ़लाँ शख्स को शुगर हो गई है, तो एक हैरानी होती थी कि हैं शुगर हो गई है, इस तरह का बड़ा मर्ज़ उसको हो गया। लेकिन जैसे जैसे हम ग्रो अप हुए, हम लोगों ने ये देखा कि ये मर्ज़ इस कदर फैल गया है कि आज आज हर दूसरा तीसरा शख्स इसकी शिकायत कर रहा है। पहले हम देखते थे कि 50+ लोग शुगर पेशेंट्स थे, या एटलीस्ट 40+ जो होते थे या 40s में होते थे, उनमें ये शिकायत होती थी। लेकिन अब यंगस्टर्स में भी ये शिकायत है। तो आज की प्रोग्राम में हम इसी को डिस्कस करेंगे कि ये बीमारी है क्या, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसका इलाज क्या है, और एक शुगर पेशेंट का बेहतर लाइफस्टाइल क्या है। और इसके लिए आज के इस पॉडकास्ट में मुझे ज्वाइन किया है डॉक्टर फैसल मसूद साहब ने। डॉक्टर साहब असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन ने शरीफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू। डॉक्टर साहब, कैसे मजाज है? खैरियत से? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो जो मैंने इंट्रो में भी कहा कि हम बचपन में सुना करते थे कि फलां शख्स को शुगर हो गया है, तो बड़ी हैरानी होती थी कि हैं उसको शुगर हो गई है। लेकिन अब हर दूसरा तीसरा शख्स इसकी कंप्लेन कर रहा है, तो ये ग्रेजुअली इस कदर इजाफा क्यों हो गया इस मर्ज के अंदर? इसके बहुत सारे फैक्टर्स भी हैं। अगर आप बचपन की बात करें तो मेरा ख्याल है उस वक्त लाइफस्टाइल और आज के लाइफस्टाइल में देयर इज़ ए ह्यूज डिफरेंस, बहुत फ़र्क है। सही। उस वक्त लोगों का जो खाने का म्यार होता था, जो खाने का तरीका होता था, उसके बाद उनकी जो एक्सरसाइज होती थी, एक्सरसाइज से मुराद ये है कि उस वक्त ना तो इतनी गाड़ियाँ थीं, ना इतनी मोटरसाइकिल्स थीं। जहाँ या तक पैदल मुझे चलना है या पैदल साइकिल चलते चलाना थे, है। हम मैक्सिमम साइकिल चलाते होते थे। बड़ा ही किसी ने कुछ किया तो वो बाइक चला लेता था। तो वो जो आपकी एक एक्सरसाइज थी और जो क्वालिटी ऑफ फूड था, क्वांटिटी ऑफ फूड था, वो बड़ा मैटर करता था कि आप चीज़ों को बर्न कर लेते थे। और दूसरा, उस वक्त इस तरह के फूड्स थे ही नहीं। ठीक है, अगर जहाँ तक मुझे, इवन आई एम नॉट सेइंग लॉन्ग बिफोर, मतलब अगर मेरे स्कूलिंग की बात करें तो हमें शायद मुश्किल से एक नान टिक्की मिलती थी एक्स्ट्रा घर के अलावा। ठीक है, उस वक्त भी इतने बर्गर्स और इतनी चीज़ों का कॉन्सेप्ट नहीं था। अब आप देखेंगे तो अब आपको घर का फूड कम मिलता है, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा मिलता है। फिर ऊपर से उस वक्त सारी स्पोर्ट्स, सारी एक्टिविटीज़ आउटडोर्स होती थी। अब मोबाइल पे क्या अब हर चीज़ इंडोर्स में कन्वर्ट हो गई है, या रेसिडेंटरी लाइफस्टाइल बढ़ गया है। उस वक्त का फूड और उस वक्त का जो एक्टिव लाइफस्टाइल था, दैट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन इन द पास्ट एंड नाउ। अब हम मोर सेडेंटरी हैं, ऑड फूड, बैड फूड ज़्यादा लेते हैं। उस वक्त हम अच्छा फूड ज़्यादा लेते थे और मोर एक्टिव थे। बिल्कुल ठीक। अच्छा, पहले तो एक ये परसेप्शन था ना कि शायद इस तरह की बीमारियां जो है वो एक सर्टेन उम्र के बाद होती हैं। अब मेरा ख्याल है वैसे तो इस सवाल के अंदर हमने ये कवर कर लिया है कि ये जो लाइफस्टाइल है हमारा, ये बुनियादी तौर पे इसकी वजह, और शायद ये रीज़न है कि अब यंगस्टर्स के अंदर भी ये बीमारी जो है वो बहुत ज़्यादा फैल रही है। इनफैक्ट बहुत से टीन एजर्स को, इवन छोटे छोटे बच्चे हैं जो अब इंसुलिन लगा रहे हैं। तो ये जो एक बार इंसुलिन जिसको लग गई है, जो शुगर पेशेंट डायग्नोज हो गया है, मतलब इसका मतलब है कि वो सारी ज़िंदगी ख़त्म हो गया उसका सारा मामला। मतलब आमतौर पे तो यही तासुर है ना कि बस शुगर हो गई है तो पता नहीं की हो गया। बेसिक वो यही तासुर यही है ना। नहीं, लेकिन इसमें फ़र्क है। देखें, दो तरह की शुगर जो होती हैं, एक होती है जिसे हम टाइप 1 कहते हैं। बड़ी बड़ी बात कर रहा हूँ, छोटी हम गहराई में नहीं जाते ताकि आम लोगों को ज़रा समझ आ जाए। एक है जो टाइप 1 है, उसमें ये होता है कि आपकी अंदर जो आपका लबलबा है, जो अंदर इंसुलिन बनाता है और शुगर को कंट्रोल करता है, वो इंसुलिन नहीं बना रहा। बिल्कुल ठीक। ठीक है, ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर जेनेटिकली प्रोन होते हैं, यानी जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है शुगर की, जो बचपन से ही डायबिटीज़ में चले जाते हैं। ठीक है, वो ज़्यादातर यंग एज ग्रुप में होते हैं, यानी जो बचपन से जेनेटिकली पैदाइशी भी हो सकते हैं और अर्ली एज में भी हो सकते हैं। बिलो 30 कह लें आप, उनको हो सकता है कि उनको इंसुलिन लाइफ लॉन्ग होती है, क्योंकि उनका सर्वाइवल ही इंसुलिन के ऊपर होता है। वो उनकी अपना जिस्म इंसुलिन ही बना रहा था। जो दूसरे टाइप 2 है, जो ज़्यादा हमारी सोसाइटी में कॉमन हो गया है, जो फैल रहा है, वो बेसिकली इंसुलिन तो बन रही होती है आपके जिस्म में, लेकिन जहाँ पे जाके वो काम करती है जिस्म के हिस्सों पे, वहाँ पे वो अपना काम पूरा नहीं कर सकती, और उसकी वजह वहाँ पे चर्बी का इकट्ठा होना, फैट। ठीक है, अब उसमें पहले तो ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट था, जैसे आपने बात की। हमारे उस टाइम पे अगर आप लोगों को देखें तो लोग इतने मोटे नहीं हुआ करते थे। फिजिकली दे वर वेरी फिट। वो आप जैसे थे, अब मेरे जैसे। यू कैन से दैट। तो उसमें ये है कि
उस वक्त लोग फिजिकली बहुत एक्टिव थे, इसलिए जो बहुत सीडेंटरी होते थे लोग या बहुत ज़्यादा उनको शुगर जाके होती थी, और वो भी 40s में जाके 50s में जाके कहीं जाके हुआ करती थी, जो बहुत ज़्यादा ओबेसिटी जो है ना वेट गेन कर लेते। अब अगर आप देखें वही अगेन लाइफस्टाइल सीडेंटरी की वजह से हमारे स्कूल गोइंग किड्स, इवन कॉलेज गोइंग जो है ना बच्चे बच्चियाँ जो मोटापे का शिकार होते जा रहे हैं, उनको वो बीमारी जो कभी 30 40 50 साल की उम्र में लोग समझते थे वो अर्ली आना शुरू हो गई है बिकॉज ऑफ द फैट। ये वो शुगर नहीं है जो पहले कॉन्सेप्ट होता था कि बच्चों में सारों को सिर्फ इंसुलिन जिनकी नहीं बन रही उन्हें इंसुलिन लगेगी, ये फैट की वजह से अब बहुत अर्ली आना। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं चूँकि एक आम आदमी को लेकर मतलब जो सवालात उसके जहन में वही आपसे पूछना चाह रहा हूँ। मेरा एक दोस्त है, फिज़िकली मेरा ख्याल है कि वो आपके जैसे होगा, लेकिन उसकी फैमिली हिस्ट्री है शुगर की, और वो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उस वक्त हम कॉलेज में थे जब उसको डायबिटीज़ का पता लग गया था। तो क्या ज़रूरी है कि मोटा शख्स होगा उसी को शुगर होगी, या अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री इस तरह की है तो अदरवाइज़ भी आपको शुगर हो सकती है? देखिए अदरवाइज भी लोगों में चांसेस तो होते हैं, क्योंकि इसका एग्जैक्ट रीज़न तो नहीं पता। बहुत सारी वायरल इन्फेक्शंस हैं जो कि बुक में लिखी हुई हैं, कई दफ़ा अननोन रीजंस भी हैं कि जेनेटिकली जो है जेनेटिक्स नहीं है लेकिन पेशेंट को हो गई। और मोटापा जो है अगेन वही वाली बात, अगर मोटापा इंसुलिन कर शुगर करेगा तो वो दूसरी टाइप की करेगा। जो बचपन से या जेनेटिकली होते हैं जिनकी टाइप 1 कंसीडर होती है, जिनकी इंसुलिन नहीं बनती, वो ज़्यादातर स्थैनिक होते हैं, यानी ज़्यादातर पतले दुबले होते हैं। अच्छा, वो मोटे नहीं होते। ठीक है, मोटापा की वजह से होने वाली इंसुलिन शुगर। वैसे ये दोनों टाइप्स इक्वली डेंजरस हैं? देखें डायबिटीज़ अगर आप कहें तो एंड रिजल्ट्स तो दोनों के सेम है, बट मसला वहाँ पे आता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि एक बंदा जिसे 40 साल की उम्र में शुगर होगी, जी, ठीक है, वो अगर शुगर कंट्रोल नहीं करता या बहुत भी अच्छी कंट्रोल करता है तो उसको शुगर के जो मुज़र असरात हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो 10 सालों में कहीं ना कहीं आना शुरू हो जाएंगी। यानी उसको कॉम्प्लिकेशन आएगी 50 ईयर्स में जाके। अब हमारी लाइफ स्पैन ही 50 ईयर्स रह गए, ऊपर तो बोनस लाइफ है, तो उसने अपनी लाइफ तो गुजार ली। लेकिन एक बंदा जो बच्चा या बंदा जो पैदा होते ही शुगर डायबिटिक हो गया है या अर्ली टीन एजेस में हो गया है, उसको तो टीन एज में ही कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो जाएंगी। तो जो लाइफ है ऑफ ए पर्सन जिनको जेनेटिकली या टाइप 1 होती है, जो अर्ली एज में होता है, उसको बीमारियां भी कॉम्प्लिकेशन भी उतनी ही अर्ली आती हैं, तो वो उसके लिए अर्ली लाइफ में डेंजरस हो जाता है। बिल्कुल ठीक। और जो टाइप 2 होते हैं उनको जरा लेट एज में जाके होता है। डेंजरस दोनों ही हैं, इक्वली हैं, बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ा मसला ये है कि बहुत से लोग कहते हैं कि जी मुझे जब पता चला उस वक्त तो मेरी शुगर 500 कितनी थी, मेरी 600 कितनी थी, तो डॉक्टर ये कह रहे हैं कि हो सकता है मैं काफ़ी देर से मैं डायबिटिक था लेकिन मुझे पता नहीं था। तो वो कौन सी ऐसे सिम्टम्स हैं जिसके बाद इंसान को मोहतात हो जाना चाहिए कि नहीं यार ये सिम्टम्स अगर शो हो रहे हैं तो मुझे फौरी तौर पे डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए? ऐसे टाइप 1 जो होते हैं ना लोग जिनको बचपन से होता है, उनके तो सिम्टम्स बहुत ग्रॉस हो जाते हैं। यानी उनको प्यास बहुत ज़्यादा लगना, यूरिन का बहुत ज़्यादा आना, खाने का बहुत ज़्यादा दिल करना, दुबले पतले होना, और सम टाइम उनको कॉम्प्लिकेशन पचीदी। वो पहली दफ़ा हॉस्पिटल में जाते हैं, पेट दर्द के साथ बच्चे को लेके जाती है माँ और पता लगता है उसे शुगर निकल आई है। पेशाब की इन्फेक्शन से लेके जाती है तो शुगर निकल आती है। तो ये अलामात उन लोगों में आते हैं जिनकी इंसुलिन नहीं बनती। जो टाइप 2 वाले लोग होते हैं जिनमें मोटापे की वजह से प्रॉब्लम आ रहा होता है, उनमें थकावट का एहसास हो रहा होता है। ठीक है, मतलब उन्हें लगता है कि जिस्म थका टूटा है, वीक होता चला जा रहा है, विदाउट एनी रीज़न। खाना पीना भी वो ठीक खा रहे हैं। कई दफ़ा लोगों को यूरिन की कंप्लेंट्स आना शुरू हो जाती है, उन्हें लगता है कि यूरिन थोड़ा ज़्यादा आने लग गया है, प्यास ज़्यादा लगने लग गई है। ठीक है, और कई दफ़ा कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे होते अर्ली लोगों को, अभी डेवलपिंग फेज़ में होती है शुगर, लेकिन क्योंकि लोगों के जहनों में नहीं आता कि मुझे शुगर हो सकती है, तो इस वजह से वो शुगर चेक नहीं करते। और जब सिम्टम्स आते हैं या जब वो डॉक्टर के पास किसी के पास जाते हैं और वो उनके टेस्ट करवाते हैं तो उसमें शुगर निकल आती है, और वो फिर उसके बाद परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। वैसे शुगर चेक ना करने की एक रीज़न ये भी होती है कि हम मेंटली एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे होते। डिनाइल यू कैन से कि लोग एक्सेप्ट नहीं करते ना। हमारे मुल्क में ज़्यादातर लोग बीमारियों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। जैसे टीबी है ना, अगर किसी ख़ानदान में हो गई है, पूरी दुनिया में हो जाती है टीबी, हमारे मुल्कों में ज़्यादा है। ठीक है, अगर हो गई है तो लोगों के लिए सोशल बड़ा वो प्रॉब्लम होता है। आप उनसे पूछें कि घर में किसी को हुई तो वो बताते नहीं हैं लोगों को, कि लोग कहेंगे ना दे घर से टीबी हो गई है तो ये तो बड़ा मसला हो गया, ये तो अछूत हो गए। मतलब एक सोशली लोग, और डायबिटीज़ में भी ऐसे ही करते हैं कि बता दी शुगर हो गई है, तो लोगों को ये बहुत डर लगा रहता है कि वो क्या कहेंगे लोग। कितना कितना ज़रूरी है
एक पेशेंट को मेंटली एक्सेप्ट करना कि जी मुझे ये बीमारी है, उसका उसके इलाज पे कितना फ़र्क पड़ता है? जितना उसको अपनी ज़िंदगी का एहसास होना ज़रूरी है, यानी जिसको उसकी एग्जिस्टेंस ज़रूरी है। एक चीज़ हो गई है ना, उसके बारे में परेशान नहीं होते, वो आपके इख्तियार में नहीं है। अब जब हो गई सो हो गई, जब तक वो आपके इख्तियार में थी आप उसके लिए कुछ कर सकते हैं ना। जो चीज़ आपके इख्तियार में नहीं है आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? परेशानी उसका हल नहीं होता, उसका हल ये होता है कि अब आगे का सोचें कि मैंने इसके लिए क्या एफर्ट्स करनी है, क्या काम करना है कि मैं इसको बेहतर कर सकूं, कि मेरी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो ठीक रहे। बिल्कुल ठीक। अच्छा, क्वालिटी के ऊपर भी हम आगे चल के आते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, कुछ मिथ्स हैं। मिसाल के तौर पे मैंने अक्सर शुगर पेशेंट्स को देखा, यार चीनी ना पाई, एक गुड़ या शक्कर वाली चाह ले आओ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ना वो इन्ना को मसला नहीं होता। तो क्या चीनी और ये गुड़ शक्कर की चाय का वाकई कोई है कि गुड़ शक्कर ले ले तो इतना नुकसानदेह नहीं है? देखिए, असल में हमारी वही वाली बात है कि हम एज ए कॉम जो है ना, हमारे अंदर एक इशू है, हम खाने के बारे में जो है ना वो बहुत ज़्यादा क्रेजी हैं। ये वाला रीजन हमारा तो बहुत एक्स्ट्रा क्रेजी है। ठीक है, क्रेजी है, लेकिन हमें उस खानों में हम क्या ले रहे हैं उसके बारे में नॉलेज नहीं है, और हमें कभी ये सिखाया नहीं जाता कि सफ़ेद चीनी में, गुड़ शक्कर में एक्चुअली फ़र्क क्या है, सफ़ेद आटे में और चक्की के आटे में एक्चुअली क्या फ़र्क है। पुराने लोगों से हम सुनते ज़रूर आ रहे हैं कि चक्की का आटा लेना चाहिए, वो ज़रा ज़्यादा बेहतर होता है सफ़ेद आटे की निस्बत। ठीक है, फ़र्क कहाँ पे आता है? फ़र्क वहीं पे आता है कि एक जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ना वो कई टाइप्स के होते हैं। ठीक है, जिसे मिठास कहते हैं। एक होती है जो सिंपल रिफाइंड होती है, जैसे चीनी है। ठीक है, ये सादा कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इसके अंदर से एक्स्ट्रा जा सारे निकाल देते हैं। तो ये सिर्फ प्योर शुगर है जो बहुत जल्दी आपकी खून में चली जाती है और एकदम शुगर बढ़ा देती है। बिल्कुल ठीक। ठीक है, चाहे वो सफ़ेद आटा है चाहे सफ़ेद चीनी है, लेकिन वो चीज़ जिसके अंदर अभी बाकी अज्जा बाकी हैं, ख़ास तौर पे फाइबर या जिसे हम कॉम्प्लेक्स पेचीदा कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, वो आपकी शुगर को एकदम ब्लड में नहीं आने देती और बॉडी उसको थोड़ी थोड़ी चीज़ों को मैनेज कर लेती है। ठीक है, सैलाब आ जाए तो लोगों के लिए मुश्किल होता है, थोड़ा थोड़ा पानी आ जाए तो लोग मैनेज कर लेते हैं, इसी तरह बॉडी के अंदर होता है। तो इसका मतलब है कि जो गुड़ और शक्कर का इस्तेमाल है वो कंपैरेटिवली कम डेंजरस कम डेंजरस है, लेकिन है। इट डज नॉट मीन कि वो शुगर नहीं है। हाँ, लेकिन अगर कोई शख्स है जो कहते हैं कि ठीक है मैं डायबिटिक हूँ, लेकिन थोड़ा सा तो टेस्ट डेवलप करना है, नहीं फीकी चीज़ पी जा रही, जैसा मैं चाय का शौकीन हूँ, तो अगर हम थोड़ा सा उसको इस्तेमाल करें तो वो बेहतर है, या अगर इस्तेमाल करें तो उसको बर्न करना भी ज़रूरी है, और या बिल्कुल इस्तेमाल करना ही नहीं है? देखिए, जो शुगर है ना उसमें एक ही कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट ये है कि आपकी शुगर विद इन रेंज होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए ना। अगर आप चीनी लेके, आप हर तरह का दुनिया का मीठा खा के अपनी शुगर को नॉर्मल करना सीख गए हुए हैं, या आप नॉर्मल ही रखते हैं, तो हमारी तरफ से आप सब लें, इट इज़ कॉल्ड बैलेंस। ठीक है, लेकिन अगर आप चीनी, शक्कर, मीठा कुछ भी लेके, चाहे वो आप किसी भी वजह से ले रहे हैं, आपकी शुगर डिस्टर्ब हो रही है, तो फिर नहीं लेना। ठीक है ना, फिर आपको उसका ऑल्टरनेटिव लेना है, जैसे स्टीविया है, कैंड्रल है, जैसे स्वीटनर्स कहते हैं। आपने टेस्ट डेवलप करना है तो आप उनसे कर लें। ठीक है, वैसे उनके बारे में भी कुछ तुमको ख्याल है कि यार अभी तो चीनी है ना? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि मुख्तलिफ टाइप्स की कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, मुख्तलिफ टाइप की शुगर्स होती हैं, लोग इतनी डेप्थ में लोग का नॉलेज नहीं होता, और आप उनको इस तरह डिटेल में बता भी नहीं सकते। बट ये बेसिकली साइंटिफिकली जो है ना, ये चीज़ें सारी ऑलरेडी सिंस लॉन्ग, नॉट नाउ, सिंस लॉन्ग प्रूवन है कि ये चीज़ों का इम्पैक्ट आपकी शुगर पे कम होता है बनिस्बतन जो रिफाइंड शुगर्स हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और हमारे यहाँ पे बड़ा एक सिलसिला है कि हम काफ़ी चीज़ों का ब्लेम चावलों पे डाल देते हैं। तो शुगर के मामले में मैंने तो अक्सर, मैं मामा को या बाबा को लेके जाता हूँ तो डॉक्टर कहते हैं कि रोटी का भी कम इस्तेमाल करना। क्या रोटी और चावल इक्वली मसला क्रिएट करते हैं, या रोटी कंपैरेटिवली कम नुकसानदेह है या चावल कम नुकसानदेह है शुगर पेशेंट? ये भी वही बात आ गई ना, जैसे सफ़ेद चीनी और गुड़ वाली चक्कर आ गया। ठीक है, अब वही वाली बात, इसमें गुड़ शक्कर कौन है? इसमें वही वाली बात है कि देखें, सफ़ेद आटा मैंने आपको जैसे उस वक्त भी बताया था, जो सफ़ेद रिफाइंड आटा है, आप उसकी रोटी खाएंगे ना तो शुगर जंप कर जाएगी। अच्छा, लेकिन अगर चक्की का आटा या जिसके अंदर फाइबर है, जैसे आजकल लोग होल ग्रेन खा लेते हैं, मल्टी ग्रेन खा लेते हैं, उसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या है कि उसके अंदर जो वो भूरा है जिसे फाइबर कहते हैं वो इंक्लूडेड होता है। तो फाइबर आपकी शुगर को स्पाइक नहीं करने देता एकदम से,
और आपकी शुगर को आहिस्ता आहिस्ता खून में लेके आता है, जिसे बॉडी आसानी से मैनेज कर लेती है। बिल्कुल ठीक। लेकिन कोई भी रिफाइंड चीज़ आप लेंगे, अगर सफ़ेद आटे की रोटी लेंगे तो वो ज़्यादा शुगर करेगी। और हमारे शहरों में ज़्यादा सफ़ेद आटे की रोटी चल रही है। यस एग्जैक्टली। लेकिन आप गांव में चले जाएं तो वो चक्की का आटा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यही डिफरेंस, वहाँ भी यही डिफरेंस है कि, और दूसरा पोर्शन मैटर करता है। शुगर में ना पोर्शन बड़ा मैटर करता है, ठीक है। आप थोड़ा थोड़ा बार बार खाएंगे तो बॉडी कंपनसेट कर जाएगी। आप पूरे दिन ना खाएं लेकिन एक ही दफ़ा पेट भर के खाएंगे तो बॉडी कंपनसेट नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपने उसकी सप्लाई डिमांड को इम्बैलेंस कर दिया ना, कि आपने एकदम शुगर डाल दी और आपकी बॉडी तैयार नहीं थी। लेकिन आप थोड़ा थोड़ा करके डाल रहे हैं, वो वीक भी होगी तो बैलेंस कर दे। जैसे ये चीज़ तो हमारे मज़हब में भी है ना कि आधी रोटी की गुंजाइश जो है वो मैदे में रख के उतना खाना खाएं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है व्यूअर्स के लिए भी कि इतनी गुंजाइश हो तो आपकी सेहत जो है वो उस तरह अफेक्ट नहीं होती। अच्छा डॉक्टर साहब, अब थोड़ा सा हम लाइफ स्टाइल के ऊपर आते हैं। एक शख्स है, उसको अब शुगर डायग्नोज हो गई है, उसको अपनी ज़िंदगी में किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है कि जिससे वो उसकी सेहत भी मुतासर ना हो ज़्यादा और वो अपने डेली के मामलात भी अच्छे तरीके से चला सके। देखिए, डायबिटीज़ होने के बाद आपकी जो है ना बेसिक कॉन्सेप्ट तो ये है कि शुगर ठीक होनी चाहिए, ठीक है। अब उसके लिए आपके 3 पिलर्स होते हैं। पहला पिलर होता है लाइफस्टाइल, जिसमें एक्सरसाइज और डाइट आ जाती है। दूसरा आता है आपका मेडिसिन्स, आप उसको ले सकते हैं। तीसरा फॉलो मतलब उसको आपने नज़र रखनी होती है, सर्विलेंस करनी होती है उसकी कि शुगर कैसी चल रही है। ये तीनों चीज़ें या इनमें से कोई भी जो भी आपकी बैलेंस शुगर को कर रही है, वही आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इम्प्रूव करेगी। नहीं, हमारे तो यहाँ पे ये भी है ना कि गोलियाँ खा ली हों, जो मर्जी खा पी लो। नहीं ऐसे, क्योंकि गोलियाँ खा ली है तो इसलिए अब कुछ भी ये खा पी लो। कॉन्सेप्ट इस सेंस में तो वैलिड हो सकता है कि गोलियां खा ली और जो भी खा लिया शुगर तब भी ठीक है, हाँ ठीक है। और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करे ना, करता है, मतलब आपका जिस्म उसको कैसे एक्सेप्ट करता है। तो ये चीज़ इस कॉन्सेप्ट में वैलिड नहीं है कि आप इंसुलिन, कुछ आके पेशेंट्स कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम तो इंसुलिन लगा रहे हैं लेकिन हमारी तबीयत ठीक नहीं हो रही, क्योंकि वो शुगर जब भी चेक करते हैं वो हाइट साइड पे आ रही होती है। इंसुलिन लगाना या गोलियां खाना इस बात की गारंटी नहीं होती कि आपकी शुगर ठीक रहेगी, ठीक है। इन 3 पिलर्स में से कोई 2 चीज़ों का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। यानी अगर आपका लाइफस्टाइल जिसमें एक्सरसाइज और दवाइयाँ, एक्सरसाइज और खुराक, या दवाइयाँ और आपकी खुराक, कोई भी 2 चीज़ों का एग्जैक्टली ठीक होना बहुत ज़रूरी है कि आपकी शुगर नॉर्मलाइज हो सके। अगर आप ये कहते हैं कि हम सिर्फ दवाई ले लेंगे और दवाइयों के साथ एक्सरसाइज नहीं कर सकते, खुराक कंट्रोल नहीं कर सकते, इट्स ओके, लेकिन फिर आपकी दवाई का जो वैल्यू डोज होगी वो बहुत हायर साइड पे होगी टू बैलेंस योर शुगर लेवल, और उसका कोई और इफेक्ट भी हो सकता है। 100% होगा। देखिए जी, हर दवाई का एक अपना इम्पैक्ट होता है ना, हर दवाई के कहीं अपने अपने मुज़र साथ भी होते हैं जहाँ पॉजिटिव होते हैं। अगर आप उसकी डोज या क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे तो आप उस तरफ से उसके मुज़र साथ की तरफ भी तो बढ़ रहे हैं ना, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आप दूसरे वो मेथड्स नहीं करना चाह रहे जो आपकी दवाई को बढ़ने ना दें। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, आखिर में डॉक्टर साहब, ये जो हमने इंसुलिन का और ये जो दवाइयों को डिस्कस किया, आपने भी खैर बता भी दिया, क्योंकि बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि आप चूँकि इंसुलिन लगा ली है तो इसका मतलब है कि हम कुछ भी खा पी सकते हैं। सेकेंडली, जो मेंटल एक्सेप्टेंस है, मैं अपना जो हमारा एक एक्सपीरियंस है, समीर का जो मेरा छोटा भाई था, मैं आखिर में लोगों को डराने के लिए नहीं, सिर्फ उनको आगाह करने के लिए कि ये बीमारी किस कदर ख़तरनाक है और इससे एहतियात कितना ज़रूरी है। मैंने फ़र्स्ट टाइम सुना कि शुगर अटैक भी कोई चीज़ है, हार्ट अटैक से ज़्यादा डेंजरस है ये चीज़। तो हम लोग इतना स्वेर इस बीमारी को लेते भी हैं, लेकिन चूंकि हमारे नज़दीक हार्ट अटैक जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है, तो इसमें आप अपने मतलब व्यूअर्स को क्या सजेस्ट करेंगे कि अगर आपको ये पता चल गया है तो एक इसको मेंटली इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, और दूसरा ये कि अगर नहीं करेंगे तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? देखिए, शुगर की, हर बीमारी की अपनी पेचीदगियाँ होती हैं, ठीक है। अगर आप बीमारी को ही नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो आप पेचीदगियों के लिए कभी प्रिपेयर्ड ही नहीं होंगे। सबसे ज़रूरी ये होता है। अब शुगर में प्रॉब्लम क्या होती है कि शुगर में लोगों को, और ख़ास तौर पे जैसे आपने कहा कि अगर वो आपका छोटा भाई तो ही मस्ट बी ए यंगर, ठीक है। यंग एज में लोगों में एक्सेप्टेंस थोड़ी कम होती है, दे फील लाइक कि हमें कुछ नहीं होगा, हमारी बॉडी मैनेज कर लेती है चीज़ों को, तो उसमें इग्नोरेंस आ जाती है, डिले आ जाता है। आपको शुगर हो गई है तो पेचीदगी होने के भी चांसेस हैं।
शुगर हाई भी हो सकती है उस पेचीदगी में जिसे आप शुगर अटैक कर रहे हैं, और शुगर लो भी हो सकती है जिसको शुगर अटैक कह सकते हैं। ठीक है, उन दोनों ही सूरत हाल में आपको अगर माइंड में ये होगा कि ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं, तो आप फौरी तौर पे उसको रिएक्ट करते हैं। जब भी आपको ये फीलिंग आए कि शुगर कम हो गई है या ज़्यादा हो गई है, उसको फौरी रिस्पॉन्ड करना चाहिए। अच्छा, शुगर कम होने की वजह से अगर आपके पास कोई ऑपरेटर्स नहीं है चेक करने के लिए, वो क्या सिम्टम्स हैं जो ज़्यादातर लोगों को शुगर कम होने की, क्योंकि उसके दर्जात हैं, लेकिन स्टिल जो बहुत कॉमनली लोगों में आ जाता है वो ये होता है कि उनको घबराहट शुरू हो जाती है, दिल घबराने लग जाता है, जिसम में कपकपाहट होना शुरू हो जाती है, कई लोगों को आँखें धुंधलापन नज़र आना शुरू हो जाता है, कई लोगों को सर में बोझ, जिसम में एकदम वीकनेस आ जाती है, और उनका फटाफट उनका दिल कर रहा होता है कि मैं कुछ खाऊं, फटाफट हंगर शुरू हो जाती है बॉडी, क्योंकि आपको सिम्टम्स मतलब अलार्म कर रही होती है कि कुछ ले लें फटाफट। और जैसे ही डायबिटिक पेशेंट, वो चाहे इंसुलिन पे है चाहे गोलियों पे है, उसे कभी भी ऐसी फीलिंग आए और उसके पास ऑपरेटर्स या चेक करने वाला नहीं है, तो उसका देसी तरीका ये है फौरी मीठा खाना। अच्छा, जैसे ही वो मीठा खाएंगे, मीठा खाने से मुराद ये कि फौरी तौर पे वो मीठा जो जल्दी खून में चला जाए, जैसे चीनी पानी में घोल के आपने फौरी पी ली, ठीक है, आपने शहद को ज़ुबान के नीचे डाल दिया, चीक्स में लगा दिया, जो कि खून में फौरी चला जाए, जैसे ही वो मीठा लेगा उसकी तबीयत बेहतर होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और शुगर हाई होने के और शुगर हाई होने के सिम्टम्स नहीं होते मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर बहुत ज़्यादा हाई हो जाए तो लोगों को वही सेम सिम्टम के गुबार आ सकता है, वीकनेस आ सकती है, दिल मतलाने लग सकता है, लेकिन उसके साथ अगर पेचीदगी नहीं है तो कोई सिम्टम्स नहीं आते, लेकिन अगर पेचीदगी हो गई है तो फिर सिम्टम्स आने। सब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैं पहले मिस कर गया, जो शुगर पेशेंट है उसको कार्डियक अरेस्ट का उसी तरह पता चलता है जिस तरह नॉर्मल पेशेंट है ये उसको। कार्डियक अरेस्ट इज समथिंग एल्स। कार्डियक अरेस्ट इज लाइक कि आपका दिल बंद हो गया। अच्छा, ठीक है, वो होता है कि हार्ट अटैक जो होता है वो इज़ लाइक ए नॉर्मल। हमारी सोसाइटी में हार्ट अटैक का मतलब होता है कि जिसको सीने में दर्द हुई हाँ, या सीने पे बोझ हुआ। लेकिन एक बात का लोगों को बहुत ज़रूरी ख्याल रखना है, वो लोग जिन्हें काफ़ी अरसे से शुगर है, जिनमें शुगर की कुछ ना कुछ पेचीदगियाँ आ चुकी हैं, जैसे पाँव का जलना, यानी नर्व्स उनकी वीक हो गई हैं, पाँव सुन्न हो गए हैं, उनमें कई दफ़ा चेस्ट पेन नहीं होती, यानी सीने में दर्द नहीं होता, वो आपको दर्द के बगैर भी अटैक हो सकता है। तो उसमें वही वाली बात है कि अगर आपने एक्सेप्ट कर ली है बीमारी, तो आप गाहे बगाहे अपनी मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जिसकी वजह से आप अर्ली डायग्नोस कर सकते हैं चीज़ों को टाइमली। लेकिन उसके लिए आपका और आपके जो डॉक्टर हैं, जो तबीब हैं, उनका एक रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका एक रेगुलर फॉलोअप, और डॉक्टर को अगर कोई भी ऐसी फीलिंग ऑन एग्जामिनेशन आपकी फाइंडिंग में लगे कि कार्डिक हो सकती है, तो वो फौरी तौर पे उसको रिएक्ट कर रहे। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो हमारे साथ लोग आते किसी कंप्लेन से हैं, अल्टीमेटली एंड अप विद अ हार्ट अटैक और समथिंग। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, तो ये हमेशा याद रखना है, डायबिटिक में ज़रूरी नहीं है कि हार्ट अटैक सिर्फ छाती की दर्द से हो। अगर उसका सांस उखड़ना शुरू हो गया है, ठीक है, उसको चलते फिरते सांस लेने में तकलीफ़ महसूस हो रही है, एकदम से जिस्म से वीकनेस निकल गई, जान निकल रही वाली फीलिंग आ रही है, तो उसको कोशिश करनी चाहिए कि किसी फौरी तौर पे अपने तबीब से या किसी भी नियर बाय हॉस्पिटल की इमरजेंसी में रजू कर ले, और एक दफ़ा वहाँ से अपना मुआयना कर ले, इस बात की तसल्ली कर ले कि दिल नहीं है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा मसला, दिल अगर प्रॉब्लम में है, आपने उसे इग्नोर कर दिया तो लाइफ चली जाएगी, क्योंकि दिल के ऊपर लाइफ खड़ी है, दिल के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। पर क्या क्या शुगर ऐसी बीमारी है जो दिल को भी अफेक्ट कर सकती है? क्योंकि हमने तो सुना है कि शुगर गुर्दों को अफेक्ट करती है या शुगर आईसाइट को अफेक्ट शुगर आपके सर के बालों से लेके पाँव के नाखूनों तक जिस्म के हर चीज़ को इफ़ेक्ट कर सकती है। कुछ कॉम्प्लेक्स पेचीदगियाँ शुगर की होती हैं जिन्हें माइक्रोवेस्कुलर कहते हैं, यानी छोटी पेचीदगियाँ, आंखों के पर्दे पे असर आना। अच्छा, ये छोटी पेचीदगी- ये छोटी पेचीदगियाँ हैं। ठीक है, आपकी जो है हाथ पाँव का सुन्न होना, जलना, दर्द करना, ठीक है, कीड़ियाँ जिस्म में चलना, पट्ठों की कमज़ोरी, ये शुगर छोटी पेचीदगियाँ हैं। पेशाब में झाग का आना, जैसे प्रोटीन्स कहते हैं, किडनीज इन्वॉल्व होना। बड़ी पेचीदगियाँ, फालिज हो गया, दिमाग को पड़ गई, अटैक हो गया दिल का, ये बड़ी पेचीदगियों में आता है। तो आपकी जो है सर के बालों से लेके पाँव के नाखूनों तक हर चीज़ मुतासिर हो सकती है शुगर के लिए। इसलिए हम लोगों को कहते हैं कि जिन लोगों को शुगर है, बेशक अभी हुई है या काफ़ी अरसे से है, उनको अपने लिए बड़ा कॉन्शियस होना चाहिए, ताकि वो कल को किसी ऐसी चीज़ में मुब्तला ना हो कि उन्हें प्रॉब्लम हो। और एक सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट जो हमें बड़ी फेस करना पड़ता है, डॉक्टर साहब दवाइयाँ कम दें।
इट डजेंट मैटर कि आप कितनी दवाई ले रहे हैं, शुगर वैल्यू नॉर्मल होनी चाहिए। अगर आपकी शुगर वैल्यू आधी गोली से नॉर्मल है, गोली नहीं भी ले रहे तो भी नॉर्मल है, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वो 10 दवाइयों के ऊपर नॉर्मल है तो 10 ही लेनी पड़ेंगी आपको, क्योंकि एंड पॉइंट तो यही है ना कि शुगर नॉर्मल होगी तो पेचीदगियाँ आने से भी रुकेंगी, और जो पेचीदगियाँ हो गई हैं उनमें भी बेहतरी आएगी। और एक और बड़ा मिथ्स जो हमारे है कि लोगों को ये होता है कि पेचीदगी आ गई इसको ठीक कर दें। शुगर में ये बहुत बड़ा मसला है कि एक दफ़ा आपको पेचीदगी आ गई, आप उसे ज़ीरो पे नहीं ला सकते। आप उसको बढ़ने से रोक सकते हैं, आप उसकी शिद्दत में कमी ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी शर्त ये है कि सबसे पहले शुगर ठीक हो, फिर उस पेचीदगी की आपको दवाई लेनी पड़ती है। इट्स नॉट लाइक कि वो वैसे ही ठीक हो जाएगी। तो उनको आने से रोकने के लिए जो मेन हमारा मकसद है वो ये है कि आप शुगर कंट्रोल करें ताकि वो आए ही ना। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आज के इस पॉडकास्ट के अंदर हमने स्पेसिफिकली कोशिश की कि डायबिटीज़ से रिलेटेड जितने भी क्लेम के क्वेश्चन हो सकते हैं वो डॉक्टर साहब से करें। हम डॉक्टर साहब को दोबारा तकलीफ़ देंगे और उनमें हम और मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें, ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। गुर्दों का बहुत ज़्यादा मसला है, उसके लिए क्या एहतियात ज़रूरी है, और गुर्दों के मसाइल के सिम्टम्स क्या हैं, कौन सी ऐसी सिम्टम्स हैं जो शो हो तो फौरी तौर पे आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। फिर मोटापा, इससे कैसे बचा जा सकता है और ये कितना जो है वो ख़तरनाक है सेहत के लिए। बहरहाल बहुत सी चीज़ें तो आज की इस पॉडकास्ट में भी हमने डिस्कस की। बहुत सी और चीज़ें हैं जो अगले कुछ सेशंस में हम डॉक्टर साहब के साथ डिस्कस करेंगे। अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।